आरबीआई, ये नाम सुनते ही आम तौर पर दिमाग में क्या आता है? रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट्स, है ना? लेकिन क्या आरबीआई का काम बस इतना ही है? बिल्कुल नहीं। आज हम पर्दे के पीछे झांकेंगे और देखेंगे कि आरबीआई असल में हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे चलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचते हैं। हम सब अपनी मेहनत की कमाई बैंकों में रखते हैं, पर यह भरोसा कहां से आता है कि वो पैसा वहां सुरक्षित है? आखिर इस सुरक्षा के पीछे कौन है? देखिए, इसका जवाब कोई एक ताला या कोई भारी भरकम तिजोरी नहीं है। ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ढांचा। और इस पूरे ढांचे की जो नींव है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। यही है देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा पहरेदार। तो आज हम इन्हीं 5 अहम मुद्दों पर बात करेंगे। हम समझेंगे कि आरबीआई हमारे पैसों की हिफाजत कैसे करता है, बैंकों को डिसिप्लिन में कैसे रखता है और साथ ही देश के आर्थिक भविष्य की नींव कैसे तैयार कर रहा है। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, आरबीआई का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाना जिससे बैंक आसानी से फेल ना हो। इसका पहला टूल है कैश रिजर्व रेशियो, यानी CRR। अब यह है क्या चीज? बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक खास हिस्सा कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना ही पड़ता है। यह कंपल्सरी है। इस पैसे को बैंक किसी को लोन देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह समझिए एक तरह का बैंक का अपना इमरजेंसी फंड है जो आरबीआई के पास सुरक्षित रखा है कि अगर कभी कोई गड़बड़ हो तो नकदी की कमी ना पड़े। दूसरा टूल है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी SLR। ये भी बैंक के टोटल डिपॉजिट्स का एक हिस्सा है, लेकिन फर्क ये है कि बैंक इसे कैश, सोना या फिर सरकारी बॉन्ड्स जैसी सेफ एसेट्स में रख सकते हैं। ज्यादातर बैंक इसे सरकारी बॉन्ड्स में ही लगाते हैं क्योंकि सीआरआर के उलट इस पर उन्हें ब्याज भी मिलता रहता है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। पिछले 5 सालों में आरबीआई ने लगातार SLR रेट को कम किया है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि इकोनॉमी को एक खास दिशा देने के लिए उठाया गया एक सोचा समझा कदम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। जब आरबीआई SLR कम करता है तो बैंकों के हाथ खुल जाते हैं। उनके पास अब ज्यादा पैसा होता है मार्केट में लोन देने के लिए। और इससे होता क्या है? इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ती है। आम लोगों के लिए होम लोन, बिजनेस लोन मिलना आसान हो सकता है। तो अगली बार जब लोन सस्ता या महंगा होने की खबर आए तो याद रखिएगा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं आरबीआई के इन्हीं फैसलों का हाथ हो सकता है। अब आते हैं अगले हिस्से पर। आरबीआई सिर्फ नियम कानून बनाता नहीं है, बल्कि वो एक सख्त रेफरी की तरह यह भी पक्का करता है कि फाइनेंशियल सिस्टम का खेल नियमों के दायरे में ही खेला जाए। तो सवाल उठता है कि भाई, अगर कोई बैंक या कोई और फाइनेंशियल कंपनी नियम तोड़ती है तो फिर होता क्या है? ये जो स्क्रीन पर तेजी से हेडलाइंस चल रही हैं, ये आरबीआई की प्रेस रिलीज से ली गई हैं। कहीं किसी बैंक पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है तो कहीं एनबीएफसी का लाइसेंस ही रद्द किया जा रहा है। ये तो बस एक छोटी सी झलक है। असल में आरबीआई लगातार पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर अपनी पैनी नजर बनाए रखता है और नियम तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन लेता है। और अब तो ये निगरानी पूरी तरह से डिजिटल होती जा रही है। आरबीआई का एक नया प्लेटफॉर्म है सिम्स, यानी सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसके तहत अब सभी बैंकों के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि वो हर महीने अपने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग का सारा डेटा आरबीआई को सबमिट करें। इससे आरबीआई को रियल टाइम में खबर रहती है और निगरानी और भी मजबूत हो जाती है। अब हम आरबीआई के एक और बहुत ही अहम रोल को देखेंगे। आरबीआई सिर्फ एक रेगुलेटर नहीं, बल्कि एक आर्किटेक्ट भी है, जो भारत के आने वाले कल के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आरबीआई का पेमेंट्स विजन 25। ये भविष्य का एक ब्लूप्रिंट है जो आज की सच्चाई को पहचानता है, जैसे कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को कैसे रेगुलेट किया जाए, बाय नाउ पे लेटर जैसी जो नई सर्विसेज आ गई हैं उनके लिए क्या नियम होने चाहिए, और क्या भारत को अपनी खुद की डिजिटल करेंसी की जरूरत है। आरबीआई इन सभी बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। एक और मिसाल देखिए डिपॉजिट इंश्योरेंस की। ये वो बीमा है जो हमारे बैंक डिपॉजिट्स को सुरक्षा देता है। अभी तक क्या था कि लगभग सभी बैंक इसके लिए एक जैसा प्रीमियम भरते थे, पर अब आरबीआई एक रिस्क बेस्ड सिस्टम ला रहा है। मतलब जो बैंक ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, ज्यादा मजबूत हैं, उन्हें कम प्रीमियम देना होगा। ये अच्छे गवर्नेंस को बढ़ावा देने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और ये आज के डिजिटल दौर का सबसे बड़ा सवाल है कि हम नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा कैसे दें, लेकिन साथ ही सिस्टम की स्टेबिलिटी को खतरे में डाले बिना।
ये जो कोट है, ये आरबीआई की सोच को बहुत खूबसूरती से बताता है कि नियम और कंप्लायंस जो है वो इनोवेशन के दुश्मन नहीं, बल्कि सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक बहुत जरूरी पार्टनर हैं। और इसी सोच का नतीजा है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। ये एक तरह का कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है जहां नई नई कंपनियां अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को कुछ लिमिटेड कस्टमर्स के साथ टेस्ट कर सकती हैं। इससे होता क्या है, आरबीआई को नई टेक्नोलॉजी के रिस्क समझने का मौका मिलता है और कंपनियों को भी बिना किसी बड़े खतरे के अपने आइडियाज को आजमाने का मौका मिल जाता है। आज के दौर में फाइनेंशियल रिस्क का चेहरा ही बदल गया है। पहले चिंता होती थी बैंक फ्रॉड की या फिर बैड लोन्स की, लेकिन आज की चुनौतियां पूरी तरह से डिजिटल हैं। डेटा प्राइवेसी, बड़ी बड़ी टेक कंपनियों का बढ़ता असर और साइबर सिक्योरिटी के खतरे। इसीलिए सैंडबॉक्स जैसे नए तरीकों की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। तो अब तक की पूरी बातचीत का सार क्या है? असल में आरबीआई का पूरा मिशन एक बहुत ही मुश्किल संतुलन साधने का काम है। और यही है आरबीआई का सबसे बड़ा बैलेंसिंग एक्ट। जरा देखिए, एक तरफ है स्टेबिलिटी, मतलब लोगों का पैसा सुरक्षित रहे, बैंक नियम न तोड़ें, पूरा सिस्टम मजबूत बना रहे। और दूसरी तरफ है इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना, कंपटीशन क्रिएट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बैंकिंग पहुंचाना। आरबीआई का हर एक फैसला, हर एक कदम इन्हीं दो चीजों के बीच एक नाजुक संतुलन साधने की कोशिश होती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो आरबीआई के 4 मुख्य किरदार हैं। एक है संरक्षक, जो हमारे पैसे की रक्षा करता है। एक है प्रहरी, जो नियम कानून का पालन करवाता है। एक है वास्तुकार, जो भविष्य की नींव रखता है। और एक है इनोवेटर, जो सुरक्षित तरीके से तरक्की को बढ़ावा देता है। और हम अपनी बात इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे पैसा नोट और सिक्कों से हटकर सिर्फ एक डिजिटल कोड बनता जा रहा है, हमारे इस फाइनेंशियल गार्डियन यानी आरबीआई के सामने अगली सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, इस पर सोचिएगा जरूर।